हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज ये वीडियो जो मैं सीटेट ईवीएस की फ्री वीडियो सीरीज़ चला रही हूँ अपने चैनल पे, आज उस सीरीज़ का ये आखिरी पार्ट है जिसमें हम थियरी डिस्कस कर रहे हैं। और थिंग्स वी मेक डू जो टॉपिक है उसका ये पार्ट 3 होने वाला है। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको मुझे 3 पार्ट में बनाना पड़ा। और अगर जिन लोगों ने इसके पिछले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट ईवीएस के नाम से, और उस प्लेलिस्ट में जाएं और इन सारे पार्ट्स को ज़रूर से देखें, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, दिसंबर में होने वाला है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और एक और सजेशन है कि ये मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, उतना आपके लिए मोर देन इनफ है। इतना आप अगर कर लेते हैं, मेरे सारे सीरीज़ देख लेते हैं और उसके साथ में आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स लगा लेते हैं, तो आप ईवीएस में बहुत आसानी से 25+ नंबर आप गेन कर सकते हैं। चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। मैंने 55 पॉइंट्स तक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम 56 पॉइंट से जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। हाँ, 55 पॉइंट तक हमने प्रीवियस ईयर की वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम 56 पॉइंट से जो बाकी बचे पॉइंट हैं उनको कंप्लीट करते हैं। अब चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। यहाँ 56 पॉइंट में मिज़ोरम में मुख्य फसल की बात की गई है। ठीक है, मिज़ोरम में मुख्य फसल चावल की है। मिज़ोरम में मुख्य फसल यहाँ पे आपकी चावल की है। और जब यह फसल पक जाती है तो गांव में एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सभी लोग साथ में मिलकर खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। यहाँ के जो लोग नाच करते हैं उनको चिराओ कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जैसे कि मिज़ोरम की मुख्य फसल क्या है। मिज़ोरम की मुख्य फसल चावल की है। और यहाँ के लोग बड़ा फेस्टिवल कब मनाते हैं, जब इनकी चावल की फसल जो उनकी मेन फसल है वो पक के तैयार हो जाती है तो एक फेस्टिवल मनाते हैं, उसमें काफ़ी ये सेलिब्रेट करते हैं। उसमें एक स्पेसिफिक डांस करते हैं जिसका नाम है आपका चिरायो। इस नाच में 2-2 लोगों की जोड़ी बनती है और ये जोड़ियाँ ज़मीन पर आमने सामने बैठती हैं और इनके हाथ में बांस की डंडी होती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पे पीटा जाता है। ठीक है, कुछ लोग ढोल बजाते हैं और ढोल की ताल पे ये लोग ज़मीन पे डंडियों को पीटते हैं। डंडियों के बीच में से लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते भी हैं। मिज़ोरम में लगभग 3/4 जंगलों से ही लोग जुड़े हैं। 3/4 मतलब आप 75% पॉपुलेशन कह सकते हैं कि मिज़ोरम में 75% पॉपुलेशन क्या है, वो जंगलों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे स्नेक से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक स्टोरी है। बेसिकली एनसीईआरटी में सारी जो चीज़ें वो एक स्टोरी कहानी के माध्यम से बनाई गई है, जिससे अगर क्लास 3, 4, 5 का बच्चा अगर पढ़ता है तो उस एज में बच्चे कहानी के माध्यम से चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर के यहाँ पे एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में ये सरोहा पब्लिकेशन की बुक में लिखा गया है। अब पॉइंट नंबर 57 में देखिए, सांप जिस व्यक्ति को काटता है उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर पहुंच जाता है। जो आगे के उसके 2 दांत होते हैं वो काफ़ी जहरीले होते हैं, उससे वो जहर जिसको भी वो काटता है उसकी बॉडी में वो जहर चला जाता है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे उसी जहर से बचाने वाली दवाई सीरम देनी चाहिए। यह सीरम सांप के जहर से ही बना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो मेडिसिन बनती है, जो एंटीडोट होता है, वो उस सांप के जहर से ही बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 58 देखते हैं कि यहाँ पे 1930 की बात की गई है। जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, तो 1930 में जब अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक पर रोक लगा दी थी, तब गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक के समुद्र तक की लंबी यात्रा की थी। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब जो नमक का कानून था उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की थी, तो यात्रा की थी अहमदाबाद से दांडी तक। ये याद करने वाली बात है, कब की थी, 1930 में की थी। ठीक है, और समुद्र के तट पर नमक बना वो गए, वहाँ पे समुद्र के तट पर खुद से नमक बनाया और इस कानून को तोड़ा था। पॉइंट नंबर 59 देखते हैं। समुद्र से नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को ही ज़मीन में क्यारियों में भर देते हैं। जब तेज़ धूप होती है तो पानी सूख जाता है और नमक के ढेर बन जाते हैं। ठीक है, ये नमक कैसे बनता है इसके बारे में जानकारी दी गई है। पॉइंट नंबर 60 में हम देखते हैं कि यहाँ पे अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है।
तो यहाँ पे बिहार ज़िले के बोचाहा गांव की एक गर्ल की बात की गई है। बिहार ज़िले है, बिहार का एक ज़िला है और वहाँ में एक बोचाहा गांव की रहने वाली यहाँ अनीता कुशवाहा एक गर्ल है, उसकी बात की गई है कि ये बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी इन्होंने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाए, मधुमक्खी पालन का काम सीखा और अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। आगे चलकर ये अनीता होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत बता सके। ठीक है, और पॉइंट नंबर 61 में चलते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 61। इसमें हम देखते हैं कि रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रक्रियाओं में से निम्नलिखित क्रम का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें रेत में से नमक अलग करना है तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के तली नीचे बैठ जाते हैं, भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाते हैं, जिसे सेडिमेंशन कहते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को डिकेंटेशन कहते हैं। तो ये आपको इसको याद करना पड़ेगा कि सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं और डिकेंटेशन कैसे कहते हैं। मिश्रण को एक चलनी स्ट्रेनर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कपड़े के एक टुकड़े या फिल्टर पेपर द्वारा अलग करना फिल्टरेशन कहलाता है। जैसे हम घर में चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को कैसे अलग करते हैं, क्योंकि उसके लिए हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं। आटा छानना है उसके लिए भी हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 62। इसमें बात की गई है वर्ली एक ट्रेडिशनल आर्ट है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि वर्ली है क्या है, वर्ली क्या है। वर्ली एक ट्रेडिशनल आर्ट है और ये कहाँ की है, ये आपकी महाराष्ट्र की है। ठीक है, पॉइंट नंबर 63 में चलते हैं। मछली घर जिसको एक्वेरियम बोलते हैं। एक्वेरियम में हवा वाला पंप इसलिए लगाया जाता है ताकि मछलियों को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिल सके, अधिक से अधिक ऑक्सीजन पानी में घुल सके, क्योंकि जो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए एंड एनिमल्स के लिए। तो जो पानी है, पानी में भी ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन मेंटेन रहे, इसके लिए ये एक्वेरियम में एक हवा वाला हम पंप लगाते हैं जिसमें बुलबुले निकलते रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिक्स होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 64 पे चलते हैं। टू प्रोटेक्ट द टीथ अ पर्सन शुड डू टूथब्रश ट्वाइस। और मिठाई, चॉकलेट्स और CO2 युक्त जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ये नहीं लेना चाहिए। एंड उसके बाद गागल ज़रूर करना चाहिए, और जिससे क्या दांतों में फंसे अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। फिर यहाँ पे इसे पॉइंट नंबर 65 से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो किसने की थी, सुंदर लाल बहुगुणा जी ने की थी। पॉइंट नंबर 66 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 66 में देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्वथन की बात की गई है। बॉइलिंग बोलते हैं। बॉइलिंग कांट टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, बट इवेपोराइजेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू। तो यहाँ पे बात की गई है कि बॉइलिंग और इवेपोराइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस, क्या यहाँ डिफरेंस की बात की गई है। बॉइलिंग कांट टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग के लिए 100 डिग्री सेल्सियस उस पर वो बॉयल होता है वाटर की, अगर फॉर एग्जांपल वाटर की ही बात करते हैं। बट इवेपोराइजेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप ये देखिए, जैसे समर होती है। ठीक है, समर के सीज़न में भी वाटर का इवेपोराइजेशन होता है, बट अगर समर का सीज़न नहीं है तो फिर भी वो इवेपोरेशन का रेट स्लो होता है, लेकिन स्टिल इवेपोराइजेशन जो वाष्पीकरण है वो फिर भी होता है बिना कुछ किए। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप घर में भी कर सकते हैं कि मतलब एक बोल में छोटा सा पानी रख दिया और उसको छोड़ दिया पूरे हफ्ते और 10 दिन 20 दिन तक। तो इन्वायरमेंट पे अगर मॉइस्चर कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से इवेपोराइजेशन का रेट कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन बॉइलिंग है, बॉइलिंग क्या है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होगा। फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग रेट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उस पर वो बॉयल होगा। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 67 पे चलते हैं। यहाँ पे चांद की सतह, मून की बात की गई है कि चांद की सतह बहुत कम समतल होती है और यहाँ ज़्यादातर ज्वालामुखी मुख पाए जाते हैं। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चंद्रमा पर जो गुरुत्व है
गुरुत्व को क्या बोलते हैं, या ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 होता है, परंतु यहाँ पानी नहीं पाया जाता। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे है, पानी नहीं पाया जाता मून पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, ज्वालामुखी के मुख पाए जाते हैं, और यहाँ का जो सरफेस है वो बहुत कम जगह समतल है, मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़्यादातर है। और यहाँ पे चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ का 1/6 है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 68। इसमें लिखा है कि द डेंसिटी ऑफ सॉल्टी वाटर इज़ लेसर देन नॉर्मल वाटर। ठीक है, जो नमकीन पानी होता है उसकी डेंसिटी घनत्व कम होती है साधारण पानी से, इसलिए नींबू क्या होता है कि साधारण पानी में डूब जाता है, बट नमकीन पानी पर वो तैरता रहता है। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 में आया था। इसके पहले भी ये 2 बार आ चुका है, और जो रीसेंट है ये एनसीएफ 2005 है। तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के हिसाब से जो ईवीएस का जो सिलेबस है उसको 6 सब्जेक्ट कहिए, टॉपिक कहिए, उसमें इसको बांटा गया है। और देखिए आपको 6 सब्जेक्ट कह लीजिए या टॉपिक कह लीजिए। ये देखिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 सब्जेक्ट कह लीजिए, सब 6 टॉपिक्स कह लीजिए। इससे भी क्वेश्चंस पूछा गया है कई बार कि जो ईवीएस है उसको कितने टॉपिक में बांटा गया है, तो आप आंसर करेंगे 6 में। फिर उसके बाद कई बार ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए फूड दे दिया, शेल्टर दे दिया, वाटर दे दिया, उसके अलावा एक और टॉपिक दे दिया, तो उसमें लिखेगा कि विच टॉपिक इज़ रॉन्ग। तो आप जो टॉपिक इसमें नहीं होगा उसको आप मार्क करेंगे। तो मैंने अपने चैनल पे अब तक ये सारे टॉपिक के वीडियोस डाल दिए हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स के 3 वीडियो हैं, फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रैवल है, थिंग्स वी मेक डू एक बड़ा चैप्टर था तो इसके 3 पार्ट में वीडियो बने हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स के भी 3 पार्ट में वीडियो बने हैं, इन सब के एक पार्ट में वीडियो है। तो मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर किया है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये वीडियोस देखने के बाद ही अगर आपने ईवीएस आपको अच्छे से कवर करना है तो आप मेरे ये वीडियोस जो मैंने सारे डाले हैं इनको देखिए, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आप ये वीडियोस देखिए, और मान लीजिए 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा रहे हैं तो आप उसमें 30 हर सेक्शन में होगा, 30 ईवीएस के क्वेश्चंस होंगे, तो आप 10 साल के आपका हो गया 300 क्वेश्चंस। तो 300 ईवीएस के क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हैं और अगर मेरा ये वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चंस पेपर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और आप ईज़िली ईवीएस में 25 से प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। और जैसा कि मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं आगे अपने चैनल पे फर्दर सीटेट से रिलेटेड गाइडेंस आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, वीडियोस देखिए, बट उसका एक टाइम लिमिट करिए। फॉर एग्जांपल कि आज मुझे 1 घंटा यूट्यूब से पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, बट बाकी टाइम आप अपने ही नोट्स बनाइए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर मॉक टेस्ट, मतलब एग्ज़ाम आपका आ गया, एग्ज़ाम से आपको 15 दिन पहले मान के चलिए, 15 दिन पहले आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। 15 दिन में आपको क्या करना है, मॉक लगाने हैं, पर डे 1 मॉक लगाना है या अल्टर करके 1 मॉक लगाइए। और जो भी आपने नोट्स बना रखते हैं उनको आप नोट्स के आप रिवीजन ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि मॉक लगाने का मतलब ही हो गया कि आपने अपने जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें आप 5 से लेकर 10 नंबर की आप बढ़ोतरी देख सकते हैं। जो बच्चे मॉक नहीं लगाते हैं उनके इतने नंबर समझ लीजिए कम आएंगे, क्योंकि वो मॉक लगाने से प्रैक्टिस होती है, आप मिस्टेक कम करते हैं। कई बार होता है हम एग्ज़ाम लेकर आए तो हमने मॉक लगाया है, जो बच्चों ने मॉक लगाया है वो जो 5 से 10 नंबर के हैं क्वेश्चंस, उतने मार्क्स की वो मिस्टेक्स नहीं करते हैं, और जो मॉक नहीं लगाते हैं उनके ये मिस्टेक्स हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चंस मिस्टेक हो जाते हैं। तो मॉक का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है।
तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जिससे कि मैं अपनी नई नई जानकारी जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।